ये शिखर महाकाल मंदिर का है। इस महाकाल मंदिर की प्रतिकृति के आगे मैं और मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा जी बैठे हुए हैं। राजा भाई, जय महाकाल। जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका। महाकाल मंदिर परिसर में 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे महाशिवरात्रि के दिन। हम सोचते हैं कि महाशिवरात्रि के एक दिन पहले जब हम बात कर रहे हैं तो उस पर बात की जाना ज़रूरी है। शिव स्तुति होगी, इतने सारे दीप प्रज्वलित होंगे। महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री कर चुके हैं और देश दुनिया से लोग महाकाल लोक को देखने आ रहे हैं। क्या कहते हैं राजा भाई इन 21 लाख दीपों के प्रज्वलन को लेकर? देखिए, एक अद्भुत दृश्य और नज़ारा रहेगा जब उज्जैन के अंदर शिप्रा तट के ऊपर राम घाट या सभी घाट जो हैं, नरसिंह घाट, राम घाट, ये जो 6 घाट बनाए हैं, वहाँ पर 21 लाख दीप प्रज्वलन होंगे शिवरात्रि की रात्रि को। ये बहुत ही, आप कल्पना कीजिए कि कितना विहंगम और कितना अद्भुत दृश्य रहेगा कि जब पूरा उज्जैन दीप प्रज्वलन से ज्योतिमय हो जाएगा। और जो देखिए, उसको आप 2 एंगल से देखिए। आप दरअसल क्या है, अभी एक जो दौर चल रहा है, इस दौर के ऊपर आप सनातन हिंदू संस्कृति और धर्म संस्कृति पर विशेष रूप से एक प्रकार का फोकस है जो बहुत कई हजारों सालों तक विलुप्त हो चुकी थी। इस पे कोई बहुत ज़्यादा सरकारें या बहुत ज़्यादा व्यक्ति विशेष ध्यान नहीं दिया करते थे। अब आप देखिए, अयोध्या चले जाइए। अब अयोध्या में हम जब दीपावली का दीप प्रज्वलन होता है तो वहाँ पे 11 लाख, 21 लाख, 15 लाख जितने घाट के ऊपर, अयोध्या के ऊपर, सरयू नदी के तट के ऊपर दीप प्रज्वलन होते हैं। और ये एक धर्म संस्कृति को, सनातन को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए, उसकी महत्ता बताने के लिए, उसकी प्रासंगिकता बताने के लिए, उसकी उपयोगिता बताने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। और जो मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उज्जैन का जिला प्रशासन कर रहा है, ये मुझे लगता है एक बहुत विहंगम दृश्य रहेगा, आपको देखने लायक रहेगा ये। राजा भाई, हम हर समय शो की शुरुआत एक राजनीतिक या महत्वपूर्ण विषय के साथ करते हैं, लेकिन आज जब हमने शुरुआत की है महाकाल लोक के 21 लाख दीपों के प्रज्वलन को लेकर की है, रामघाट से लेकर तमाम सारे घाटों पर दीपों का प्रज्वलन महाशिवरात्रि पे होगा, तो निश्चित तौर पर एक अलग ही बात निकल कर आती है, अलग ही छटा करेगी उज्जैन की महाकाल नगरी। उसमें आपको एक चीज़ और देखना चाहिए कि जब किसी भी शहर का प्रोजेक्शन होता है किसी भी संदर्भ में, तो चाहे वो दीप प्रज्वलन के माध्यम से हो, महाकाल लोक के माध्यम से हो या भस्मारती के माध्यम से हो, तो उसकी इंटरनेशनल ब्रांडिंग होती है। ग्लोबल पोजीशन पर उस शहर की ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, एक्सप्लोरेशन मिलता है, एक्सपोजर मिलता है उस शहर को। उज्जैन किसी पहचान का मोहताज तो नहीं है, ये तो देश दुनिया को मालूम है। सिंहस्थ होता है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन सिंहस्थ जो महीने भर चलता है वहाँ होता है। लेकिन समय समय पर कालांतर में जब आप कोई ऐसे बड़े आयोजन करते हो तो एक बड़ी मार्केटिंग होती है और उसका फ़र्क इकोनॉमी में पड़ता है। आप ध्यान रखिए, जब कोई देश विदेश के लोग इसको देखते हैं, देखने आते हैं, तो वो इंदौर या उज्जैन लैंड करने से उसको इकोनॉमी को सपोर्ट करने लगते हैं। उसकी देश की और प्रदेश की और शहर की इकोनॉमी ग्रो करती है। तो मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट होने के नाते हमेशा देखता रहा हूँ कि जब भी कोई बड़ा इवेंट या कोई बड़ा ऐसा कार्यक्रम होता है तो उसको हमेशा केवल धार्मिक पक्ष के लेंस से ही नहीं देखा जाए, उसके आर्थिक पक्ष के लेंस से जरूर देखा जाना चाहिए कि इस इवेंट के बाद हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को, हमारे नगर को, पर्टिकुलर उस मोमेंट में उस जगह को क्या लाभ मिलता है, वो दूरगामी लाभ मिलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सही बात है, दूरगामी लाभ मिलेंगे। राजा भाई बिजनेस को फील्ड को बिलोंग करते हैं तो एक कॉमर्शियल एंगल भी वहाँ पर निकल कर आता है कि उज्जैन की नगरी को कितना बेनिफिट उससे होने वाला है, कितने लोग वहाँ पर आएंगे, कितनी तादाद में होटल्स में जाएंगे, सब चीज़ें वहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनके। राजा भाई, पूरे देश में कथाओं का दौर, बाबाओं का दौर चल रहा है। तमाम सारे बाबा सक्रिय हैं। कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई लोगों को अलग अलग तरीके बताने की बात करते हैं। तमाम सारे बाबा मौजूद हैं। तमाम बाबाओं की अपनी अपनी सिद्धियाँ हैं, अपने अपने आकलन हैं, अपने अपने गणित है। आमतौर पर पहले जब कथाएं होती थी तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा भी इस बात को कि वृक्ष के नीचे कथा होती थी, सूर्यास्त के पूर्व कथा खत्म हो जाती थी। कम मात्रा में या सीमित संख्या में लोग जो कथा के क्षेत्र के आसपास के होते थे वो आते थे। धीरे धीरे पांडालों का चलन बड़ा टीवी पर आने लगे, लेकिन इन कथाओं के दौर को सोशल मीडिया ने बदल कर रख दिया है। सोशल मीडिया ने इन कथाओं को घर घर तक पहुंचा दिया है और घर घर से महिलाओं को इन बाबाओं तक पहुंचा दिया है। इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपने रेज किया है। आपने जो आखिरी में जो वर्ड यूज़ किया है कि घर की महिलाओं को कथा पंडाल तक पहुंचा दिया गया है, इसके बड़े अन्य कारण हैं। देखिए, संदर्भ में चाहें तो भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कोई आज से तो नहीं हो रही है, सैकड़ों सालों से हो रही है। और हमने सबसे समझ पकड़ी है, बड़े हुए तब से देखते आ रहे हैं कि कभी राम सुखदास जी महाराज का नाम सुना, डोंगरे महाराज का नाम सुना,
श्री मुरारी बापू जी का नाम सुना, देशानंद जी का नाम सुना, उत्तम स्वामी जी का नाम सुना। ये सब लोग करते ही हैं, करते आ रहे हैं, देखते हैं आ रहे हैं। आपने और हमने सिंहस्थ को लंबे समय से कवर किया। सभी पांडालों में राम कथा, भगवत स्मरण, महाशिव पुराण तमाम चलती आ रही है, ठीक है। लेकिन उस दौर में इस दौर में फ़र्क समझिए। उस समय कथा को सुनने के लिए आपको वहाँ पहुँचना पड़ता था जिस जगह कथा हो रही है। अब कथा आप तक पहुँच रही है, फ़र्क समझिए आप। कथा आप तक कैसे पहुंच रही है? टेलीविज़न के माध्यम से पहुंच रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच रही है। तो जब दुनिया आपकी मुट्ठी में हो चुकी है तो आपकी पसंद के अकॉर्डिंगली चीज़ आप देखना पसंद करते हो। और अब देखिए, जैसे अपन बात करें कुबेरेश्वर महादेव के या बागेश्वर महाराज की, तो कुबेरेश्वर महादेव प्रदीप मिश्रा जी की बात करें तो उनका जो ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस है जिसको मैं कहूँगा, वो घर की गृहिणियाँ और महिलाएँ हैं। वो महाशिव पुराण या तमाम पुराणों ग्रंथों के आधार पर छोटी छोटी बातें बताते हैं, और जिन लोगों को फलीभूत हो जाती है उनको वो बहुत ये मान के चलें कि रामबाण है। तो ये जो दौर जो चल रहा है, इस दौर के अंदर कथा आप तक पहुंच रही है, प्लस कथाओं के साथ साथ आपको शिव पुराण या तमाम ग्रंथों के आधार पर कोई रेमेडी बताई जा रही है या कोई उपचार बताए जा रहे हैं, उपाय बताए जा रहे हैं, और जिसको फलीभूत हो जाता है उसके लिए तो भगवान है, रामबाण है। वैसे ही बागेश्वर महाराज चल रहे हैं। बागेश्वर महाराज कथा करते हैं, हनुमान जी का इष्ट है, आज से नहीं है, 300-400-500 साल पहले बाबा श्री का उनके परिवार पे कृपा रही है। तो उसकी लेगेसी को बागेश्वर महाराज, शास्त्री जी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। सही बात है। अभी तक हम बात कर रहे थे धर्म यात्रा की। धर्म यात्रा से राजा भाई विकास यात्रा की तरफ चलते हैं। विकास यात्रा आने वाली 25 तारीख तक चलने वाली है। पूरे मध्य प्रदेश में इन विकास यात्राओं के तमाम सारे पैरामीटर्स, तमाम सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक आध कार्यक्रम कुछ अलग ढंग का हो भी गया था जो सोशल मीडिया पे काफ़ी चला था। तो इस विकास यात्रा का लबो-लुआब क्या? आपने हॉटलाइन पर बड़ा अच्छा और तीखा व्यंग लिखा था इस पर, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप यहाँ पर भी। मैं करूँगा इस पर जिक्र आपसे, लेकिन एक बार मैं थोड़ी धर्म की बात और पूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम न्याय नहीं होगा यदि मधुरी बात करेंगे। तो जैसा आपका सवाल था किस रूप में देखा जाए, तो देखिए, धर्म की व्याख्या, धर्म के सदुपदेश, जीवन दर्शन और मार्गदर्शन मूल काम है व्यासपीठ पर बैठने वाला साधु संत महात्मा आचार्यों का। वो हमें हमारे जीवन दर्शन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए, वो मार्गदर्शन करते हैं। वो संदर्भ बताते हैं कि रामचरितमानस में राम जी का आचरण ऐसा था, भगवत कथा में भगवान कृष्ण का आचरण ऐसा था, या शिव पुराण की बात करें, वो मूल रूप से आचरण का विषय है। लेकिन अब ये देखिए, आप मैटर शिफ्ट होते जा रहा है कि जो लोग लोकप्रियता में या टीआरपी में हैं, वो लोग अब अपने एक नियत सिद्धि और नियत तय फार्मूले के तहत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी देखना होगा कि मूल रूप से जो पहले कथाएं होती थी, वो कथाएं एक जीवन दर्शन और मार्गदर्शन के लिए होती थी। अब ये कथाएं पर्सनल टीआरपी सेंटर्ड भी हो गई है, ये ध्यान रखिए आप। अब ये कथाएं जितने भी बाबा, जितने साधु, जितने महात्मा कर रहे हैं, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरा लगे, धर्म इंडस्ट्री का रूप लेते जा रहा है। सही बात है, धर्म उद्योग हो गया है। धर्म एक उद्योग का रूप लेते जा रहा है। सनातन धर्म की जड़ें बहुत मजबूत है, हजारों साल से मजबूत हैं, इसको कोई हिला नहीं पाएगा, ये अलग विषय है। लेकिन व्यक्तिगत पर्सनल टीआरपी के कारण धर्म को उद्योग बनाया जा रहा है। क्या अब सामान्य व्यक्तियों की बस की बात हो गई है बड़े बड़े इन महात्माओं की कथा करना? आप ही बताइए मुझे। बिल्कुल संभव नहीं है। आज यदि बात करें कि एक कथा आज कितने करोड़ों में जाती है, तो अब वो करोड़ों में तो वही अफोर्ड कर पाते हैं जिनका करोड़ों का रिसोर्सेस हो या अफोर्ड करने की स्थिति में हो। आप और मैं वो कथा नहीं करा पाएंगे, सामान्य व्यक्ति नहीं करा पाएगा। कथाएं महंगी हो गई है सर, इवेंट मैनेजमेंट हो गई है ना कथाओं में। मुझे आपत्ति नहीं है इन चीज़ों से, मैं बता रहा हूँ सामान्य व्यक्ति वर्ग के विशेष की बस की बात नहीं रही है कथा करवाना, क्योंकि कथा में भोजन, भजन, भंडारे होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अब सामान्य व्यक्ति तो नहीं करा पाता है इन कथाओं से। पहले कथा एक सामान्य बजट के आदमी करा लेता था, अब यदि आपको किसी को बड़े व्यक्ति या बड़े जो लोकप्रिय है, टीआरपी में चल रहे हैं, उनको लाना है तो करोड़ों में खर्चा जाता है सर इसका। सही बात है। तो ये धर्म, मैंने जब कहा धर्म उद्योग का रूप लेते जा रहा है, तो उद्योग मैं व्यासपीठ ने बैठने वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी उसके इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि अभी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री का रूप ले लिया इसने। कौन कितनी फीस लेता है मेरा विषय भी नहीं है, कोई फ्री में करे तो अच्छी बात है, कोई 50 लाख रुपए ले तो अच्छी बात है, ये उनकी सिद्धि है और देने वाले का अपना भाव है, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन एक
टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रियता बढ़ने लगी है। अब बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं तो बागेश्वर धाम पिछले 15 दिनों से टेलीविज़न की हेडलाइन पे हैं। उनका अपना स्टेटमेंट है, कमेंट्स है कि हिंदू राष्ट्र, ठीक है, ये उनका विषय है, उनका विचार है, और ये विचार सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र और बागेश्वर महाराज और टेलीविज़न मीडिया में सब दूर फ्लोट हो ही रहा है। लेकिन सर, अब आपने जो कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग का अपन जिक्र कर रहे थे ना, सोशल मीडिया ने बाबाओं को घर घर ला दिया है। पहले आपको घर से निकल के बाबाओं के पास, व्यासपीठ के पास जाना पड़ता था, और अब आप देखिए यूट्यूब और सोशल मीडिया का चमत्कार देखिए कि पहले आप चुनिंदा लोगों को जानते थे, बहुत सम्मान से अपन जिनका जिक्र कर रहे हैं, मुरारी बाबू, अवधेशानंद जी, जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, गुरु शरण महाराज जी जो वृंदावन के बहुत बड़े संत हैं। अब एक नई पीढ़ी जो आ गई है उसने यूट्यूब के सारे अपने आप को बहुत लोकप्रिय कर लिया है, ठीक है, और कुछ कंटेंट इसे से ले लिया, कुछ कंटेंट उधर से ले लिए, कुछ कंटेंट खुद ने व्याख्या कर दिए और अपने आप को साधु महात्मा संतों की भूमिका में आके कर रहे हैं। धर्म एक उद्योग बनते जा रहा है, ध्यान रखिए आप। विकास यात्रा की बात करें। विकास यात्रा क्या है? दरअसल विकास यात्रा दरअसल चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले क्या जनसंपर्क है, सरकारी खजाने, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्राएं जारी है। उन्हें मालूम है कि आचार संहिता लगने के बाद सरकारी खर्चों पे कोई काम नहीं किया जा सकता, प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता, तो कुल मिला के अभी विकास यात्राओं के नाम पे हमारी नीति रीतियों को पहुंचाया जाए, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए, सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया जाए, इवेंट टेंट तंबू जो भी खर्चा है वो सरकार भुगतेगी, और वो उस खजाने के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार कर रही है। मुझे कोई इस विकास यात्रा में पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा है। जितना मेरे पास इनपुट है, जितना मैंने स्टडी किया है, बहुत सामान्य तौर पे निकल रही है, और जहाँ निकल रही है वहाँ नाराज़गी का भारी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काम तो किया नहीं, और विकास किस चीज़ का दिखा रहे हो आप? तो जब काम नहीं किया तो जो लोग जिस मोहल्ले में जा रहे हो वो आपको आईना भी दिखा देंगे। ऐसा कई केसेस आए होंगे आपके सामने, सुना होगा, देखा होगा। तो प्रदेश भर में चल रही है, प्रचार का माध्यम है, प्रचार तंत्र है, चुनाव का मौसम है, फरवरी बीत चुका है और मोरलेस अक्टूबर में चुनाव मन जाएंगे, तो 6 महीने बचे हैं। जितना प्रचार प्रसार सरकार की मशीन के साथ किया जाना चाहिए कर लेंगे। मुझे कोई विकास यात्रा में बहुत पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा है। विकास यात्रा का लब्बो लुआब राजा भाई ने बता दिया आपको कि चुनाव की तैयारियों का पूर्वाभ्यास है, वो चुनाव पूर्व जनसंपर्क है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल राजा भाई को इसमें नज़र नहीं आता। बहरहाल राजा भाई एक अच्छा काम शहर में हुआ, आपने उस आवाज़ को भी काफ़ी गंभीरता और दमदारी के साथ उठाया था, और जो काम NRI समिट में होना था वो काम अब हुआ है, और इंदौर का जो नगर निगम का ग्रीन एनर्जी बॉन्ड है वो BSE में ओवर सब्सक्राइब हुआ है। आपने उसको लेकर काफ़ी लंबा लिखा है, और क्यों राजनीतिक क्या कारण थे उस पर भी आपने काफ़ी बात कही। अब बहरहाल सारी मेहनत जो इंदौर के नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी या राजनेता थे उनकी सफल हुई है, शासकीय अधिकारियों की भूमिका जो थी उससे भी काम आगे बढ़ा है। तो क्या कहते हैं इस ग्रीन एनर्जी बॉन्ड जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, जिसको अच्छा प्रतिसाद मिला है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टरों का भरोसा इंदौर नगर निगम में है। देखिए बहुत बड़ी बात है, और आपको याद हो कि सुनील भैया सबसे पहले हमने आज से 1.5 साल पहले एक टॉक शो में ये कहा था कि अब इंदौर को CEO चाहिए। सही बात, हमको एक पॉलिटिकल लीडर नहीं चाहिए, हमको CEO चाहिए। इंदौर नगर निगम को एक कंपनी के रूप में हैंडल करे, और कंपनी के रूप में उसके प्रॉफिट और लॉस को मेंटेन करे, और उसके रिसोर्सेज को प्रदेश की जनता के हित के लिए, शहर की जनता के हित के लगाया जाए। और अब देखिए, आप चूँकि आपने बॉन्ड का जिक्र किया था, बॉन्ड एक कमर्शियल विषय है, कमर्शियल मतलब CEO या कंपनी से ताल्लुकात रखता है विषय है। तो आप देखिए जिन इन्वेस्टरों ने यहाँ पैसा लगाया है, या जिन रिटेलरों ने पैसा लगाया है, जिन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा लगाया है, उसको उनको ये समझ में आया होगा कि इंदौर एक ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा है। और आप देखिए इस बात को मत भूलिए कि इंदौर की ब्रांडिंग में मोदी जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंदौर जब स्वच्छता में नंबर 1 आया तो मोदी जी ने खुल के ब्रांडिंग की, शहर की, खुल के शहर का एक एक्सपोजर दिया, मार्केटिंग की। अब ये आपको ध्यान हो, NRI सम्मेलन में, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी मोदी जी ने इंदौर के टेस्ट को लेकर या इंदौर की लोकेशन को लेकर काफ़ी मार्केट किया। तो जब दुनिया देखती है, सुनती है कि आप स्वच्छता में नंबर 1 हो, 6 बार नंबर 1 हो, इसका मतलब कुछ पोटेंशियल होगा, तभी तो ये शहर आगे बढ़ रहा है। फिर आप ये भी देखिए कि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो राख में घी नहीं डालता है, वो समझ जाता है कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो इंदौर की ये जो ग्रीन बॉन्ड की जो अवधारणा थी, ये कोई आज से नहीं है। मुझे याद आता है जब आशीष सिंह शहर में म्यूनसिपल कमिश्नर थे, उस समय इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था, डिस्कस हुआ था। फिर बात धीरे धीरे आगे बढ़ी, और NRI सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी के हाथों इसको रिंगिंग बेल बजवाने का प्लान चल रहा था। लेकिन जैसा मैं लिखते आ रहा हूँ वैसा ही बोल रहा हूँ कि
पॉलिटिकल कंसेंसस और ब्यूरोक्रेसी कंसेंसस महापौर से और अधिकारियों की पटरी नहीं बैठ रही है। पटरी नहीं बैठने के कारण ये काम नहीं हो पाया, लेकिन काम किसी के नहीं चाहने से रुकता नहीं है। आज कितना बड़ा काम हो गया देखिए, 244 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेशन था और 720 करोड़ रुपए के बॉन्ड ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, मतलब कि 300 गुना आपको पैसा नगर निगम को मिल रहा है। ये सामान्य बात नहीं है। ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप लोग। ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये होता है सोलर एनर्जी पे वो पैसा लगेगा। सोलर एनर्जी को ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। इसलिए लगेगा कि जो पानी हम आज पी रहे हैं, इंदौर नगर जो पानी पी रहा है वो एशिया का सबसे महंगा पानी पी रहा है ड्यू टू कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए सोलर प्लांट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बच जाएगी, सनरेज उसमें काम करेगी। प्लांट का एग्जीक्यूशन 244 करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है, 300 के करोड़ के आसपास का खर्चा है और 720 करोड़ रुपए आ चुके हैं। ये बड़ी उपलब्धि है शहर के लिए। निश्चित तौर पर इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है तो जैसा राजा भाई ने कहा कि राख में घी नहीं डालता है, सोच समझकर पैसा लगाता है। और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक इंदौर नगर निगम में अपना भरोसा दिखाया है। भरोसा इसलिए दिखाया है कि इंदौर लगातार स्वच्छता में 6 बार प्रथम स्थान पर रहा है। इंदौर में साफ़ सफाई को लेकर, इंदौर में कार्बन क्रेडिट को लेकर, इंदौर में कचरे से गैस बनाने को लेकर, इंदौर में अब जो इंडेक्स लेवल जो है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, उस पर काम हो रहा है। हाल ही में एक स्वास्थ्य को लेकर भी सर्वे जारी हुआ है, निश्चित तौर पर उस पर भी काम होगा। तो ऐसे तमाम सारे मॉडल्स और बिंदु हैं जिसकी वजह से लोगों का भरोसा इस इंदौर के ग्रीन एनर्जी बॉन्ड में आया है। और नए जो महापौर हैं इंदौर शहर के पुष्यमित्र भार्गव, उनका भी अहम योगदान है। संतोष मुच्छाल जो हैं सीए हैं और उन्होंने भी काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इन सब के पहले जो है इंदौर के पूर्व नगर निगम कमिश्नर रहे, उज्जैन कलेक्टर रहे, MPRDC के चेयरमैन आशीष सिंह जी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह से इन सब तालमेल के साथ इंदौर नगर निगम के बॉन्ड को अच्छा प्रतिसाद मिला है। तो नगर निगम की कार्यशैली से लोग प्रभावित हुए हैं। बहरहाल राजा भाई, मुझे लगता है कि एक अच्छा काम यहाँ हो गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।